हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। तो फिर इस वीडियो से हम थर्मल इंजीनियरिंग 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 जो टू फेस सिस्टम है उसका टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन कवर करूँगा। ओके, और धीरे धीरे वन बाय वन हम सारे टॉपिक कवर करते जाएंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि टू फेज सिस्टम में कौन से टॉपिक है। इंट्रोडक्शन, फिर कॉन्सेप्ट है जो टू फेज सिस्टम के, फिर स्टीम फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके रिलेटेड वेरियस उसके जो फेसेस है वो हमें यहाँ पे समझनी है। उसके रिलेटेड टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीम रिलेटेड टर्म। ठीक है, तो अगर ये आप समझोगे ना तो फिर आगे आपको पता है कि थर्मल इंजीनियरिंग 2 जो आएगा उसमें आपको ये सारी चीज़ बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इस सब्जेक्ट में अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते तो फिर आपको आगे के थर्मल में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, स्टीम टेबल का यूज़ कैसे करना है, मोलियर चार्ट का यूज़ कैसे करना है, ये सब आपको सीखना है। थ्रोटलिंग प्रोसेस भी सीखना है इसे, और ड्राइनेस फ्रैक्शन किस तरह से मेज़र किया जाता है उसकी हम सारी मेथड्स इस हमारी सीरीज़ में सीखेंगे थर्मल इंजीनियरिंग 1 की। ठीक है, और लास्ट में हम इसी सीरीज़ में एग्जाम्पल्स भी चैप्टर 1 के करने वाले हैं। ठीक है, बट आज की हमारी वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो ये फिर इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सब इंट्रोडक्शन तो देखिए, सबसे पहले एज वी नो डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर, सब्सटेंस का टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से वो 3 फॉर्म में होते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आप सभी को पहले से पता है, स्कूल लेवल में भी ये सब चीज़ें आई थी, बट थोड़ा बहुत छोटा सा हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, तो सॉलिड स्टेट में देखिए यहाँ पे मैं 3 डायग्राम बता रहा हूँ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और एक गैस है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ना मोलिक्यूल्स की। ठीक है, तो सॉलिड में जो मोलिक्यूल्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, बहुत ही पास पास। लिक्विड में सॉलिड के कंपेयर में थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैसेस में तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ये सबसे पहला जो डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड, गैस का। तो देखिए सॉलिड में क्या लिखा है, मोलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी कि मोलिक्यूल्स जो होते हैं जिससे सब्सटेंस बनता है वो एक दूसरे के बहुत बहुत पास पास होते हैं। और लिक्विड में क्या लिखा है, देखिए द गैप बिटवीन टू मोलिक्यूल्स आर लार्जर देन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड से जो 2 मोलिक्यूल के बीच का जो गैप होता है वो सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, और गैसेस में देखिए या तो वेपर स्टेट में देखिए द गैप बिटवीन मोलिक्यूल्स इज लार्जर देन सॉलिड एंड लिक्विड। और सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में गैसेस में या तो वेपर में तो आप देखोगे तो मोलिक्यूल्स के बीच की जो गैप होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला मेन डिफरेंस है सॉलिड स्टेट का। देखिए अभी तीनों सॉलिड, लिक्विड, गैस का। अभी देखिए सॉलिड में जो मोलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, और उसका ये रीज़न ये है क्योंकि दे पजेसिस हैवी, या तो ग्रेट लिख सकते हो, ज़्यादा यहाँ पे समझाना है कि इंटरमोलिकुलर जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, यानी अगर मैं यहाँ पे जूम करके थोड़ा बताऊँ, अगर यहाँ पे आप तो 2 मोलिक्यूल्स जो होते हैं ना उसके बीच वो क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जिस अट्रैक्टिव फोर्स से वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर कोहेसिव फोर्सेस। तो उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा होते हैं, किस में, सॉलिड में। ठीक है, इसीलिए तो वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, और उनका शेप कैसा होता है, एकदम फिक्स शेप होता है, वो जल्दी मूव नहीं होते। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके बीच के जो मोलिक्यूल है इतने क्लोज है, और इनके जो मोलिक्यूल के बीच का जो कोहेसिव फोर्स है, एक दूसरे का अट्रैक्शन का फोर्स है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो उसका मतलब हमें उसको दूर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये होता है सॉलिड में। और लिक्विड में जो होता है इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्सेस इतने स्ट्रांग नहीं होते। ठीक है, थोड़े कम स्ट्रांग होते हैं, और उसके कारण जो लिक्विड होता है वो कोई भी आप वेसल में भरते हो उस वेसल का वो शेप ले लेता है। ठीक है, और गैसेस की बात करें तो उनमें तो इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्सेस होती है, वो तो ना के बराबर ही होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो गैस और वेपर की बात करें तो वो क्या होता है, वो जो शेप और वॉल्यूम पजेस कर लेते हैं, जो भी वेसल में आप डालोगे उसका वो शेप ले लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं गैस
एक सिलेंडर में भरता हो तो वो पूरा सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है, और शेप भी सिलेंडर का ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर मैं रूम में भरता हूँ तो एक्सपांड हो के पूरा रूम का शेप ले लेंगे, ठीक है, और वॉल्यूम भी ले लेंगे। समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैस का, ठीक है। चलिए इसके बाद एक प्योर सब्सटेंस का टॉपिक है। तो प्योर सब्सटेंस की बात करें तो इट इज़ अ सिंगल सब्सटेंस विथ अ होमोजीनियस मोलिकुलर स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड दूसरा इनवेरिएबल केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। तभी आप कोई भी सब्सटेंस को क्या बोल सकते हो? प्योर सब्सटेंस बोल सकते हो। प्योर सब्सटेंस अगर आपको बोलना है तो दो कंडीशन है। नंबर 1 जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये, और नंबर 2 ये वाली, ठीक है। ये दो कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। कौन सी दो? देखिए ध्यान से। होमोजीनियस मोलिकुलर स्ट्रक्चर, मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो कैसा है वो होमोजीनियस होना चाहिए, अभी सिंपल भाषा में बोले तो सेम होना चाहिए। और केमिकल कॉम्पोजिशन भी कैसा होना चाहिए? इनवेरिएबल होना चाहिए। इनवेरिएबल यानी सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सेम होना चाहिए, ठीक है। तो तभी आप उसको क्या बोल सकते हो? प्योर सब्सटेंस बोल सकते हो। अभी प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो गैसियस फेज में भी हो सकते हैं, या तो वो मिक्सचर्स ये फेजेस के मिक्सचर के फॉर्म में भी प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि मोलिकुलर स्ट्रक्चर और केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो वो इन तीनों फेजेस के मिक्सचर में भी अगर कोई सब्सटेंस होगा तो भी उसको प्योर सब्सटेंस हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि वो आप सॉलिड में देखो, लिक्विड में देखो और गैसेस में देखो, उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर वो कैसा रहता है? सेम ही रहता है, और केमिकल कॉम्पोजिशन भी सेम रहता है। बट एयर में ऐसा नहीं होता। एयर इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन जो एयर का होता है वो जब हम फेस चेंज करते हैं तो वो चेंज होता रहता है, केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। इसलिए एयर को हम प्योर सब्सटेंस नहीं बोलते। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डायग्राम है यहाँ पे जो हमें सीखना है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट डायग्राम। ट्रिपल पॉइंट डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये H2O, ओके सॉरी, ये यहाँ पे H2O फेज डायग्राम भी बोल सकते हैं। तो इसको आप समझना और समझने की कोशिश करना, तो और शांत दिमाग लेके बैठना है। अगर आपको ये वाला चीज़ समझना है तो शांति से सुननी है मेरी हर एक बात और समझने की कोशिश करोगे, तभी चीज़ें आपको समझ आनी स्टार्ट होगी और आपके दिमाग में उतरेगी, और तभी ये थर्मल जो है वो आपको ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो चलिए सुनना ध्यान से, बहुत ही शांति से समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी हमें यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जल्दी जल्दी ख़त्म करने में कोई मज़ा नहीं है, और फिर जल्दबाजी में फिर आधा अधूरा आपको समझ आएगा तो वो कोई मतलब उसका बनता नहीं है मेरे लेक्चर का फिर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए हम एक्सिस की बात करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि जो एक्स एक्सिस है उस पर क्या लिखा हुआ है? T इन केल्विन, यानी टेम्परेचर है लिया हुआ है हमने एक्स एक्सिस पे, ठीक है। वाई एक्सिस पे आप देख रहे हो तो P इन किलो पास्कल प्रेशर लिया हुआ है, ठीक है। तो आपका सबसे पहली चीज़ क्या है कि वाई एक्सिस पे क्या है और एक्स एक्सिस पे क्या है। तो वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया हुआ है। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, तो आप ये चीज़ तभी समझोगे ना कि आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को अच्छे से समझोगे। देखिए तो यहाँ पे कौन सा हमने सब्सटेंस लिया हुआ है? वाटर लिया हुआ है, H2O। तो देखिए डायग्राम में जब भी मैं फॉर एग्जांपल एक पॉइंट से स्टार्ट करूँगा तो मैं जब राइट साइड जाऊँगा इसका मतलब कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओके। और मैं लेफ़्ट साइड जाऊँगा इसका मतलब कि टेम्परेचर कम हो रहा होगा। ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है तो राइट साइड जाएगा टेम्परेचर बढ़ेगा, लेफ्ट साइड जाएगा तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। और उस टाइम पे प्रेशर कैसा रहने वाला है? हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। वर्टिकल की बात करें तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगा तो मेरा प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे मैं नीचे जाऊँगा तो प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप
ये डायग्राम में कोई एक पॉइंट से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला यहाँ पे मैं एक प्रेशर एज्यूम कर लेता हूँ। कौन सा प्रेशर एज्यूम कर लेता हूँ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक आप सबको पता होना चाहिए कि कितना होता है। अगर नहीं पता तो देख लीजिए, 1.0132 बार होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको अगर किलो पास्कल, क्योंकि यहाँ पे हमने किलो पास्कल लिया हुआ है, तो किलो पास्कल करने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बन जाएगा 101.325 किलो पास्कल। तो यहाँ पे मैं एक प्रेशर ले लेता हूँ और इस प्रेशर पे मैं क्या करूँगा, इस प्रेशर पे मैं एक वेसल ले लूँगा, उसमें मैं वाटर को हीट करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, कुछ करना नहीं, यहाँ पे वाटर को हीट करना है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो चलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अभी पहले जो वाटर है उसका टेम्परेचर बहुत बहुत कम है। बहुत बहुत कम का मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि माइनस में है। मैं -5 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस मान लेता हूँ। दैट इज़ +273 करते हो तो ये ऑलमोस्ट बन जाता है 258। ठीक है, आप देख लेना। तो 258 केल्विन पे हमारा टेम्परेचर हमने क्या लिया है, 258 केल्विन, और प्रेशर मैंने लिया है 101.325। तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा? देखिए, प्रेशर और टेम्परेचर अगर आपको बता दिया तो आप ग्राफ पे वो प्लॉट कर सकते हो। 258, तो 258 समथिंग यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ, और प्रेशर 101, तो समथिंग वो यहाँ पे होगा। तो यानी कि हमारा अभी जो आइस है वो ये वाले पॉइंट पे है, दिख रहा है ना आपको, ये वाले पॉइंट पे है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे इस आइस को हीट कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं हीट करूँगा तो ऑब्वियसली देखिए प्रेशर मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे मैं कोई बढ़ा या कम कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो प्रेशर सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहने वाला है। और टेम्परेचर जैसे जैसे मैं यहाँ पे बढ़ाऊँगा तो ये देखिए, जैसे मैंने बताया था आपको, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको राइट साइड जाना है, और प्रेशर कांस्टेंट है देखिए, तो राइट साइड यहाँ पे जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट तक। कब कौन सा पॉइंट तक? यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि -15 डिग्री सेल्सियस तो आपको पता है कि आइस रहेगा। फिर 0 डिग्री सेल्सियस गर्म करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस में भी आइस ही रहेगा। ओके, बट 0 to 0 यहाँ पे 0 to 0 क्या लिख रहा हूँ मैं कि आइस टू वाटर। ओके, आइस टू वाटर कन्वर्जन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो आइस से वाटर बन जाएगा, यानी सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर कब तक बढ़ेगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब 100 डिग्री सेल्सियस तक वो वाटर ही रहने वाला है। अब 100 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस वो क्या हो जाएगा? वाटर टू स्टीम बनेगा, वाटर टू स्टीम। ठीक है, और जैसे वो स्टीम बन जाता है टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इस तरह से होने वाला है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये सॉलिड है, ये वाला -15 पे वो आइस है। कब तक? 0 डिग्री तक। तो ये देखिए यहाँ पे समथिंग वो 0 डिग्री आ गया है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ठीक है, 0 डिग्री यानी ऑलमोस्ट 273 केल्विन। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 से 0 थोड़ी देर तक अभी फेज कन्वर्जन प्रोसेस चालू है, यानी आइस से यहाँ पे वाटर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे। अब थोड़ी देर में क्या होगा? जैसे ही वो सारा वाटर बन जाएगा, अब उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। अब टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो हम गाड़ी आगे ले जाते हैं। देखिए, अब गाड़ी आगे जानी स्टार्ट हो गई। ठीक, अब टेम्परेचर बढ़ेगा। कब तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 2 बोल देता हूँ, ये पॉइंट नंबर 3 बोल देता हूँ। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 + 273 करिए आप, 100 + 273 यानी 373 केल्विन तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 373 केल्विन तक ये क्या रहेगा? वाटर रहेगा। अब क्या होगा? ये वाली प्रोसेस होगी 100 से 100 यानी वाटर से स्टीम। अब यहाँ पे वाटर से स्टीम कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फेज कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। सो अब जो लिक्विड है वो गैस बनेगा, और जैसे ही वो पूरा गैस बन जाता है, पूरी स्टीम बन जाती है, वापस उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर पे ये क्या था? सॉलिड था। 2 से 3 के बीच में वो लिक्विड था, और 3 के बाद वो यहाँ पे वो गैसियस स्टेट में था। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैंने आपको रेफरेंस कौन सा लिया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। यहाँ पे दिस इज़ PATM
यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी आप देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो और जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो ये 1 2 3 और मैं कोई पॉइंट यहाँ पे 4 ले लेता हूँ। उस पॉइंट को आप ऑब्जर्व कीजिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। मान लेता हूँ कि थोड़ा ऊपर, हाँ, हायर प्रेशर पे ये सेम काम हम कर रहे हैं। मान लेते कोई ये वाले प्रेशर पे ये सेम चीज़ कर रहे हैं, तो 1 नंबर यहाँ पे होगा। देखिए ये 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर, फिर जैसे जैसे आएगा देखिए तो 3 नंबर में कितना फ़र्क पड़ गया, ये 3 नंबर। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर कितना ज़्यादा, देखिए ये बॉइलिंग पॉइंट कितना ज़्यादा हो गया। दिस इज़ बॉइलिंग पॉइंट ना, ये 3 नंबर 100 डिग्री सेल्सियस वो बॉइलिंग पॉइंट था। ये बॉइलिंग पॉइंट कितना ज़्यादा बढ़ गया। अगर आप हायर प्रेशर पे ये सेम चीज़ करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो और 3 नंबर के बाद यहाँ पे आप गैस स्टेट में चले जाओगे, ठीक है। ये कैसा होगा, हायर प्रेशर में। बट यहाँ पे अभी हमारा इंटरेस्ट हायर प्रेशर पे नहीं है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, लोअर प्रेशर। यानी ये देखिए 2 से 3 के बीच का जो गैप है ना, वो ऊपर ऊपर जैसे जैसे हाई प्रेशर पे जाते हो वो बढ़ता जाता है। बट सेम चीज़ अगर आप नीचे आते हो तो देखिए नीचे में समथिंग कोई पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, यानी ये वाले प्रेशर पे अगर मैं बात करूँ, ये वाला प्रेशर, और ये सेम चीज़ करते हो तो देखिए ये 2 नंबर यहाँ पे आया, यानी दिस इज सॉलिड। अब 2 नंबर पे क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन होगा। अब 2 से 3 क्या होगा, लिक्विड होगा, यानी 3 नंबर पे पहुँचे, और 3 नंबर पे ही लिक्विड से स्टीम बनेगा, यानी गैसेस बनेगा, और जब गैस बन जाएगा तब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये आप देख सकते हो 2 से 3 का डिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे पास आ रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आया है यहाँ पे, यानी ये वाले प्रेशर पे, ये प्रेशर हमारे जो इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, उन लोग ने निकाल के रखा है। ये वाला प्रेशर जो 0.6113 किलो पास्कल के प्रेशर पे क्या होता है, एक अजीब सी घटना होती है कि सपोज़ ये 1 नंबर पे है मेरा सॉलिड, और सॉलिड जो होता है वो 1 नंबर के बाद जब 2 नंबर पे पहुंचता है, और 2 नंबर के बाद वो 3 नंबर पे ही तुरंत पहुंच जाएगा, यानी कि 2 और 3 नंबर यहाँ पे मर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी वो लिक्विड में पहुंचेगा ही नहीं। लिक्विड में पहुंचेगा नहीं यानी क्या होगा, सॉलिड, और सॉलिड के बाद सीधा गैसेस। ये देखिए सॉलिड के बाद वो गैस बन जाएगा। और उसके नीचे भी तो यही हो रहा है, उसके नीचे अगर और कम प्रेशर पे आप काम करिए भाई, तो सॉलिड से सीधा देखिए ये लाइन के बाद सीधा गैस, यानी लिक्विड फेज बीच में आ ही नहीं रहा, सॉलिड से सीधा गैस। और इसी प्रोसेस को तो हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, कि सब्सटेंस क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। और ये पॉइंट जो है यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है, जहाँ पे फ्यूज़न लाइन, बॉइलिंग लाइन और सब्लिमेशन जो लाइन है वो तीनों एक ही पॉइंट पे मर्ज हो जाती है। और वो पॉइंट कौन सा है, वो प्रेशर कौन सा है, 0.6113 किलो पास्कल। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इज़ 273.16 केल्विन। यहाँ पे हमारा ट्रिपल पॉइंट होता है। तो आपको शायद इन फ्यूचर इंटरव्यू में या फ्यूचर में क्वेश्चंस ये पूछ भी सकते हैं, कोई फैकल्टी की ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर क्या है और ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर क्या है, तो ये आपको याद रखना है। ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर है 273.16 केल्विन और प्रेशर है 0.6113 किलो पास्कल, ठीक है। चलिए अब बाकी की जो यहाँ पे लिखी हुई चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो इतनी सारी चीज़ें और भी लिखी हुई ना, इसके अलावा भी देखिए ये क्या हो रहा है, ये तो मैं आपको समझा दिया कि किस तरह से ये यहाँ पे चीज़ें हो रही है। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए सॉलिड से लिक्विड बनेगा, सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड से गैसियस में जाएगा, ये वाला तो गैसियस स्टेट है ना, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। तो लिक्विड से गैसियस होता है तो उसको हम इवैपोरेशन बोलते हैं। और अगर उल्टा करते हैं, यानी गैस से लिक्विड बनता है तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, और लिक्विड से सॉलिड बनता है तो उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये बीच का जो डिवाइडिंग लाइन है तो उसको फ्यूज़न लाइन बोला जाता है। तो सॉलिड और लिक्विड के बीच की लाइन है, ठीक है। और लिक्विड और गैसेस के बीच की एक डिवाइडिंग लाइन है, दैट इज़ बॉइलिंग लाइन, है ना। तो ये चीज़ है। सब्लिमेशन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है। और ऊपर एक क्रिटिकल प्रेशर है, तो क्रिटिकल प्रेशर यानी आप देख सकते हो कि डायरेक्टली जो इस पॉइंट पे क्या होता है, जो
मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 1 नंबर लिया था, फिर 2 नंबर लिया था, फिर 3 नंबर लिया था, और यहाँ पे मैंने 4 नंबर लिया था। तो मैंने आपको बता रहा था कि 2 नंबर और 3 नंबर पे एक फेज कन्वर्जन प्रोसेस होती है। 2 नंबर पे जैसे कि सॉलिड है और लिक्विड है, तो 2 नंबर पे क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में जब तक पूरा कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो वो होता है। और 3 नंबर पे भी ये सेम चीज़ होती है कि जब लिक्विड है, और जब लिक्विड होता है 3 नंबर पे 100 डिग्री पे पहुंचता है, फिर वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक वो पूरा गैसेस या स्टीम नहीं बन जाता तब तक वो वहीं पे रहेगा, टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, ये 3 नंबर की बात करूँ तो ये लिक्विड, और लिक्विड के बाद यहाँ पे गैसेस। तो लिक्विड से गैस बनने का जो प्रोसेस है ना, देखिए सबसे पहले सॉलिड होता है, फिर फेज कन्वर्जन होता है, यानी सॉलिड से लिक्विड, ठीक है। देखिए सॉलिड टू सॉलिड होता है, फिर सॉलिड से लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड से लिक्विड, ओके, और फिर लिक्विड से गैस बनता है ना। तो और फिर गैस टू गैस, है ना। तो ये सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड टू गैस, ये फेज कन्वर्जन प्रोसेस होती है। और जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है या कम नहीं होता। तो यहाँ पे भी ये जो 3 नंबर पे क्या हो रहा है, क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लिक्विड जो है वो डायरेक्टली विद इन नो टाइम वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, विद इन नो टाइम। यानी वो फेज कन्वर्जन वाला ये प्रोसेस जो है ना, ये वाला प्रोसेस ही गायब है यहाँ पे, ठीक है। तो वो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट। बट आपको क्रिटिकल पॉइंट ये डायग्राम से ज़्यादा समझ नहीं आएगा, वो आपको जो हम स्टीम वाला जो ग्राफ देखेंगे उसमें आपको क्रिटिकल पॉइंट बहुत ही ज़्यादा और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इस ग्राफ में क्रिटिकल पॉइंट को एक्सप्लेन करने का इतना मीनिंग नहीं है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये H2O फेज डायग्राम या तो ट्रिपल पॉइंट डायग्राम समझ आ गया है। और लास्ट छोटा सा एक टॉपिक है कि वेपर किसको बोलते हैं, फटाफट इसको ख़त्म कर देते हैं। कि देखिए एक ऐसा फ्लूइड है जो हम गैसेस स्टेट में होता है, उसमें लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं। बट लिक्विड पार्टिकल कैसे होते हैं, सस्पेंशन में, ये ध्यान रखना। वेपर जो होता है तो वेपर में लिक्विड जो पार्टिकल होता है वो एक सस्पेंशन के फॉर्म में, यानी उड़ते रहता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। जब उसको कूल किया जाता है या तो एक्सपांड किया जाता है, वो कंडेंस हो जाता है लिक्विड स्टेट में, ठीक है। गैसेस में ऐसा नहीं होता, अनलाइक गैसेस में ऐसा नहीं होता। गैसेस को आप ठंडा करो, गर्म करो, वो गैसेस स्टेट जो है वो गैसेस स्टेट में ही रहेगा। एक्सेप्ट यानी एक्सेप्ट क्या, कि अगर बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर प्रेशर पे अगर आप काम ना करो तब तक, ठीक है। और अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर, या तो बहुत ज़्यादा प्रेशर या तो कम प्रेशर पे काम करते हो, तो ये गैस भी अपना फेस चेंज कर सकता है, ठीक है। और वेपर जो होता है, जनरल डू नॉट ओबे द, जो बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गैलियस लॉ है, ये चीज़ हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी। वो लॉ जो होते हैं वो उसको ओबे जो है वो वेपर नहीं करता, ठीक है। वेपर उस लॉ को फॉलो नहीं करता। तो चलिए, यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। जो हमारा क्या था, टॉपिक नंबर 1, 2 फेज सिस्टम का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 फेज सिस्टम के कॉन्सेप्ट, यानी कि जो 1.2 टॉपिक जो है वो सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, फिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।